आप लोगों से मैं रूबरू हूँ। और चूँकि मुझे जब आए थे आप लोग जून में शायद है ना, मई जून में आना शुरू हुआ। आने का तो तैयारी पहले से थी और यहाँ पे भी लग रहा था कि सभी आ जाएगी, लेकिन सब लोग इतनी जल्दी नेस से पोस्टिंग हो जाएगी, इतना जल्दी करेगा और विद्यालय गेट में सब कुछ होगा, इसकी उम्मीद नहीं थी। आप लोगों से बात करने का अवसर कम प्राप्त हुआ। अब चूँकि मैं रिटायरमेंट के वर्ष पर भी था उस समय, बहुत सारे काम आ जाते, मेरी जिम्मेदारियाँ कुछ ज़्यादा थी, इस वजह से मैं आप लोगों से सीखा नहीं कर पाया। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैं रिटायर हो रहा था और कुछ यंग लोग यहाँ पे आ रहे थे, तो मुझे लगा कि मुझे जब मैंने आज से 37 साल पहले अबाउट 37 ईयर्स है वो 1987 सितंबर 26, आप मालूम है 27 बर्थडे है और आई जॉइन ऑन 26 ऑफ सितंबर, क्योंकि वो 27 संडे था, तो मैं 2 दिन पहुँच गया था वहाँ पहले। तो 27 ऑफ सितंबर 1987 वाज संडे, तो सैटरडे को फिर ज्वाइन किया। और चूँकि नए लोग रहते हैं तो बहुत सारी तैयारियाँ, पीएससी तैयारी, यूपीएससी तैयारी, ये सब करते हुए और लेक्चरशिप की नौकरी ऐसा करते हैं। आप लोग भी आए होंगे कि भविष्य में जो है अपन टेम्प्रेरी ज्वाइन कर लो सबने। जब उससे पहले मैं कॉलेज में था, ऑलरेडी आई वाज वर्किंग एज एडॉक लेक्चरर इन डिग्री कॉलेज शिवपुरी। वही एडॉक लोग परमानेंट हुए और वही लोग आजकल जितने भी प्रोफेसर हैं और एचओडी हैं और प्रिंसिपल हैं तो हमारे से बैच के हैं। तो 1987 में जब मैं ज्वाइन हुआ तो मुझे याद आया कि आप जैसा स्थिति मेरी भी थी, और आप जब नए आए तो मुझे लगा कि रिटायरमेंट में अच्छी है, लोगों के हाथ में भी ये स्कूल लेके जाऊँगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो मैं अपने मन में भी खुशी था, और मैडम भी आ गई, तो बीच में लगा कि शायद 3 जगह मैडम नहीं आ रही हैं और मैडम को एनओसी नहीं मिल रही है, और मैंने कहा बड़ा मुश्किल हो जाएगा, नहीं मिलेगी तो फिर किसके हाथ को सौंपूँगा। लेकिन इट्स अ ग्रेस ऑफ गॉड, और मैडम की विलिंग थी तो वो रिजाइन करके यहाँ पे आई। से ग्रेट, क्योंकि बड़े जॉब छोड़ के दूसरे नए जॉब में आना एक बड़ी रिस्क है ना, एक क्योंकि सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं। लेकिन आई वांट टू थैंक्स मैडम कि वो इस विद्यालय में आई और इसके जो रखरखाव की जो समस्याएं हैं और जो क्रिया है उनको समझने में हम दोनों ने थोड़ा टाइम वेस्ट करने में टाइम लगाया। नया स्कूल है, बहुत सारे लोग, आप लोग लगभग जो है वो नए हैं, जो कि बहुत कम लोग हैं जो किसी सरकारी जॉब को छोड़ के आते हैं, क्योंकि प्राइवेट जॉब आप करते हैं और गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उसमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ बड़ी होती हैं। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ जो होती हैं गवर्नमेंट की जॉब में और प्राइवेट की जॉब में इतना रहता है कि आप यू आर गेनिंग समथिंग या गिविंग समथिंग। आपको जितनी तनख्वाह देते हैं आप उससे ज़्यादा काम करते हो, अपने मन से नहीं वहाँ पे करना पड़ता है। और यहाँ पे जो है आपको अपने मन से काम करना है। सरकार कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं कराती, सरकार केवल वही कराती है जो कि एक नियम बना देते हैं उसके। अब उसके हिसाब से कैसे आप उसको कर सकते हैं, कैसे आप उसको चला सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक बच्चा है, जैसा कि बहुत से लोग कहते हैं कि क्या गीली माटी है, उस माटी को आप किस तरह से उकेड़ सकते हैं, किस तरह से उसको बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आप मन से बनाते हैं, दिल से बनाते हैं, या अपनी एज ए पॉलिसी ऑफ वर्किंग नौकरी के तहत बनाते हैं। तो ये बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि आप सभी नए हैं और सभी नए की सबकी नए की अभिलाषा है। बहुत सारे लोग इस सोच के आए होंगे कि शायद 1 साल कर पाएंगे, 2 साल करके कहीं ना कहीं में निकल जाएंगे। मैं भी यही सोच के गया था और 37 साल निकल गए, समझे ना। तो फिर मैंने छोड़ लिया, क्योंकि मुझे वहाँ बच्चों से बहुत लगाव था। आदिवासी बच्चे, आप समझते होंगे, आज से 37 साल पहले बस्तर मतलब मैं जब ग्वालियर से गया था तो 24 आवर्स इन ट्रेन, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, 24 आवर्स के बाद 13 आवर्स इन बस। मैं बस में बैठा डरते डरते, तो मैंने पूछा ये कब निकलेगी, रात में आएगी, सो जाऊँ देखता तो नहीं निकल जाएगा। बोले आप चिंता मत करो, ये गाड़ी यहाँ खड़ी हो जाएगी, वहीं आपको आ जाएगी। मतलब द एंड ऑफ द रोड बस्तर, वहाँ से मेरे बेलाडीला की बड़ी सुंदर पहाड़ियाँ हो जाती हैं। तो सुबह पहुँच गए, और जब मैं पहुंचा तो किरंदुल एक अच्छी जगह थी। आप जानते हो बेलाडीला के नाम से जो पढ़ते हैं, लोहा का नाम विश्व प्रसिद्ध खदाने हैं वहाँ पे, और डेवलप्ड है, NMDC वहाँ काम करती है वाटर से। मतलब उसमें वहाँ टीवी भी था, टीवी का जो होता है ना स्टेशन, वो भी उस समय था वहाँ, डेवलप्ड है। तो मैं पहुँचा तो एक लॉज में गया और सुबह मैंने पूछा शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में कहाँ पे है, तो कोई जानते नहीं, तो मैं कहाँ पे है।
तो बोले सरकारी स्कूल एक उधर तो है, मुर्गी फार्म की बात तो नहीं कर रहे। मैंने मुर्गी फार्म की बात तो नहीं कर रहा, मैं तो एक सरकारी और स्कूल है, चले जाओ वहाँ से थोड़ा पहले चले जाओ। और लॉज का मालिक था, जैन साहब थे, उन्होंने कहा कि आप चले जाएंगे। और हमारे साथ कॉलेज में प्रोफेसर लोग थे, वो भी लॉज में रुके हुए थे। तो चलते चलते हम लोग पहुँचे, तो पूछते पूछते मुर्गी फार्म पहुँचे। तो वहाँ पे एक सज्जन थे, उन्होंने कहा हायर सेकेंडरी स्कूल शासकीय में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। बोले आइए आप आइए, कहाँ से आए? उन्होंने कहा मैं तो एक नया लेक्चर आया। तो उन्होंने कहा यही है। मैंने कहा मुर्गी फार्म? बोले यही मुर्गी फार्म। पहले एक ज़माने में मुर्गी फार्म हुआ करता था, और जब से स्कूल खुला तो नहीं था, तो 3-4 दबे टाइप के क्वार्टर थे, उसमें फिर वो स्कूल लगता था। पुराना स्कूल था, 6 to 12 था, 12वीं तक था। तो 12वीं तक का स्कूल था, बच्चे भी थे, सब थे, टीचर्स नहीं थे। मैं एक फर्स्ट लेक्चरर था वहाँ पे, लेक्चरर। टीचर्स मतलब एलडीडी यूनिटी थे। तो एज ए गजेटेड ड्यूटी ऑफिसर था, उसमें मेरी पोस्टिंग शुरू से एज ए गजेटेड ऑफिसर हुई थी। तो गजेटेड ऑफिसर में हुआ तो देयर वाज नो वन। तो सब लोग आ गए, सबने जो है स्वागत करना शुरू किया, आ गए, नाम हो गया। तो बातचीत हुई और बात सहायक आयुक्त तक पहुँच गई। तो मैंने जैसे ज्वाइन किया, अब मैंने क्वार्टर भी मुझे मिल गया, मतलब, लेकिन मैं क्योंकि लॉज में रहता था, लॉज में दोस्ती यारी बढ़ गई, क्योंकि बहुत सारे प्रोफेसर थे। पाठक जी जो रिटायर हुए वो उसी साल में थे। हम लोग ने कल सर गए, उन्हें रिटायर हो गए शायद, हम और पाठक जी ने कम से कम 7 महीने एक ही रूम में रुकाए। और विलेज से आपको शायद बताया होगा, मैं बताता हूँ आपको। तो बहुत सारे प्रोफेसर जो है हम लोग वहाँ रुकते थे। और मैं कॉलेज में चूँकि पढ़ा के आया था, और बाई चांस फिजिक्स का वहाँ पर पोस्ट नहीं थी, तो वहाँ के प्रिंसिपल सर नायडू सर थे, वो फिजिक्स के थे। तो उन्होंने कहा कि आप क्या अपना समय दे पाएंगे? तो मैंने कहा ठीक है, दे देंगे, मेरा काम ही यही है। तो मैं कॉलेज में पढ़ा था, फिर स्कूल में जाता, और ऐसे स्कूल की जर्नी शुरू हुई। बच्चे बड़े मासूम सुबह रहते थे, और सुबह चाहे पानी गिरे चाहे कुछ भी गिरे, लेकिन वहाँ पे दिन चलता रहता था। उस समय ये हाल था कि 3-3, 4-4 महीने बरसात और बादल नहीं दिखते थे, लेकिन कोई भी काम ऐसा नहीं था कि रुक नहीं रहा। स्कूल अपनी जगह पे, बाजार अपनी जगह पे, सब चीज़ें अपनी जगह पे चलती रहती थी। बूट थे, हम बूट और वो रेन कोट सब दिए हुए थे, हम लोगों को भी दिए हुए थे। जाते थे, बच्चों से बात हुई, और बच्चों की मैंने कुछ समस्याएं सुनी। लगा कि बच्चे पढ़ने के इच्छुक हैं, लेकिन कोई पढ़ाने वाला नहीं है। तो दूसरी बात ये थी कि हॉस्टल नहीं है, बच्चे शाम से पहले निकल जाते हैं। आने को वो सुबह 7 बजे आ सकते हैं, लेकिन अंधेरा हो जाता, बहुत दूर दूर तक रहते। गाँव में जाने वाले 5 बजे तक चले जाते थे। फिर हम लोगों ने, फिर 1-2 लोग, अग्निहोत्री जी और खरे सर हैं, और 2-4 लोग वहाँ पे, चौहान सर जो कि आजकल सीएम हाउस में सीएम मैनेजमेंट में देख रहे हैं, क्या लोग। तो सब लोग मिलकर हम लोगों ने एक थोड़ी झोपड़ी बनाई। झोपड़ी में बच्चों को रखा, दाल चावल बनाने शुरू किए अपने एफर्ट से। घर से लाइट दी, और कुछ बच्चे 10-12 बच्चों को वहाँ पे रखना शुरू किया, पलंग डाल के। तो पढ़ाई शुरू हुई, और खेल और पढ़ाई में बड़ा आनंद आया। वॉलीबॉल, फुटबॉल, पानी कूदना, और एज ए फ्रेंडशिप हम लोगों ने आगे 4-5-6 साल की यात्रा की, और अच्छा माहौल रहा वहाँ पे। NMDC से, मैनेजमेंट से बात करके वहाँ पे एक 8-10 कमरे भी उन्होंने दिए, और फिर उसको अपनी व्यवस्था पे आ गया। और फिर 1994 में मैं टांडा आ गया, ट्रांसफ़र हो गया। टांडा एक भी उस समय बहुत छोटी जगह थी, लेकिन मुझे पसंद थी। मुझे छोटी जगह बड़ी पसंद है, यहाँ मैं खुद रह सकूँ और मैं बच्चों के साथ रह सकूँ। तो मैं वहाँ भी परिवार के साथ ही रहता था, क्वार्टर भी मिल गया था, और बच्चों के साथ करीब 94 से लेकर 99 तक मैं वहाँ रहा। 99 में प्रिंसिपल हो गया, बहुत जल्दी प्रिंसिपल हो गया। 12 ईयर्स ऑफ एज में मैं अपनी सेवा में प्रिंसिपल हो गया। और तो मैं 99 में, और मैं देदला एक स्कूल है, हाई स्कूल, वहाँ पे आया, और वहाँ पर मैंने 2002 तक एज ए प्रिंसिपलशिप की। टीचिंग चूँकि जॉब था, तो वहाँ पे एक बड़ी खूबी थी कि वहाँ पे हमारे पहले घिरवे मैडम प्रिंसिपल थी, बड़ी स्ट्रिक्ट और बड़ी अच्छी लेडी थी। यहाँ भी रही, यहाँ में सबसे पहले उन्होंने भी बड़ा व्यवस्थित कर रखा था उसको। और टीचर्स भी अच्छे लेके गाँव के थे, लेकिन बड़ा अच्छी चीज़ मैंने वहाँ देखी कि वो एक टीचर आते थे, वो देख लेते आज कौन सा टीचर नहीं आया, वो देख लेते ये नहीं आया, तो वो तुरंत वो अपना नाम उस पर लिख लेते, सब मैं आज जाऊँगा नहीं क्लास। तो वो क्लास खाली नहीं थी, उनको पढ़ाने का बड़ा शौक था। तो मैंने देखा कि कोई नहीं आया, तो पता पड़ा कि मैं आज इस नहीं आया, मैं चला जाऊँगा। तो पहले ही सर वहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो ये स्थिति मैंने बहुत कम स्कूलों में देखी कि लेजर पीरियड कोई आपका साथी नहीं आया हो, और आपने पहले से ध्यान रख लिया हुआ, एक दिन पहले वो ध्यान रख लेते कि आज हमारा पीरियड है और हम इसको पढ़ाएंगे।
तो बहुत मुश्किल है कि खाली पीरियड आपको मिले। तो मैं सुबह 9 बजे जाता था, 10:30 बजे का स्कूल था, तो मैं मोटर बाइक से जाता था, 10 किलोमीटर था, धार में रहता था। तो 9:30 बजे तक मैं वहाँ पहुँच जाता था। सारे बच्चे आ जाते थे, 9:30 10:30 बजे अपने प्यार से उनको गणित पढ़ाता था, क्योंकि मेरा सभी सब्जेक्ट है गणित में अपने होते हैं। तो उनको मैंने आइए वेलकम, तो उनको पढ़ाया। फिर कुछ ऐसी नीति हुई कि शासित उत्कृष्ट विद्यालय स्थापना की, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। वहाँ में प्रिंसिपलों का उन्होंने डिमांड मांगी, कई लोगों ने अप्लाई किए, करीब 25-30 लोगों ने अप्लाई किए। एग्ज़ाम हुआ जैसे आपका हुआ, इंटरव्यू हुआ जैसे, मैं तो गवर्नमेंट ही था, फिर भी उस पोस्ट के आने के लिए एग्ज़ाम हुआ, इंटरव्यू के बाद फाइनली जो है मुझे वहाँ पर एज ए प्रिंसिपल सेलेक्ट हुआ। बहुत बड़ा स्कूल था, उसमें सब लोग होके आए हैं, रहे हैं, पंकज भी थे और शास्त्री भी थे, और कोई एक्सीलेंस तो रहा है आप पढ़े हैं उसमें तो और भी रहेंगे। तो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में मैं 2002 से रहा, 2002 से 2009 तक रहा। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गवर्नमेंट ऑफ एजुकेशन की एजुकेशन डिपार्टमेंट की योजना थी, ट्रायल में मस्त था, और धार पहले एजुकेशन में था, लेकिन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में आने के बाद वो ट्राइवल में हो गया। तो मैं एक ट्राइवल का फर्स्ट प्रिंसिपल था वहाँ पे एज ए स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। तो वहाँ पे 3-4 साल काम करने का मौका मिला, बड़ी अच्छी बड़ी स्थिति हुई, बच्चे सभी अच्छे आने लगे, डिसिप्लिन का हो गए। और शुरुआत में बहुत दिक्कत हुई, सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक यहाँ तक ऑलरेडी इसमें 1000 बच्चे पहले से पढ़ रहे थे, और नए बच्चे और 800-900 आ गए, मतलब 1500-1600 बच्चे। और स्टाफ की स्थिति लगभग वही जो आपकी और हमारी दोनों की है। तो पुराने स्टाफ में उनको हटाना था और नए स्टाफ का चयन कर दिया और पुराने स्टाफ तो वहाँ से तो हटने का सवाल ही नहीं, उनको तो घर में थे, ये तो फिर बाहर से कुछ लोग आए, तो वो बच्चों को अलग उन्होंने गुट बना लिया, और मैं प्रिंसिपल वहाँ पे हो गया। तो अब मुझे समाज की संजय दुबे साहब थे, तो उनकी बड़ी कृपा रही, वो अच्छे उनको समझ में आया। तो वो क्या करने लगे, मैंने उनका चैम्बर बनाया, आज भी आपने देखा होगा, मेरा कृष्ण विद्यालय का चैम्बर सबसे बड़ा अच्छा चैम्बर है। तो दुबे साहब बोले कि मैं बैठा करूँगा उसमें। एक दिन उनका प्यून बसते बसते लेके सब आ गया, मैंने क्या हुआ, मेरे साहब आ गए, मैंने साहब के बारे में बोले आज कहीं बैठे तो कलेक्टर साहब भी वहाँ बैठने लगे। स्थिति ये हुई कि सुबह 7 से लेकर शाम को 7 तक एजुकेशन उन्होंने ABP के धरने, और कई लोगों ने भटका दिया कि उत्कृष्ट विद्यालय बन गया है, हम बाकी सब निकृष्ट हैं। तो उन्होंने कहा कि हम लोग निकृष्ट लोगों को कहाँ जाएंगे हम लोग, ऐसा हमको शब्दावली चली। फिर भी 1 साल तक काफ़ी परिश्रम करना पड़ा, और उस परिश्रम का परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे आसान होता गया, और उत्कृष्ट विद्यालय एक समय हुआ कि मध्य प्रदेश के सबसे टॉप स्कूलों में माना गया, और मुझे मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित भी किया 2 बार, और हमको हमारे परिवार से हमको पचमढ़ी परिवार से भ्रमण भी दिया, 7 दिन का टूर भी हम लोगों को दिया। हम लोगों ने वहाँ पे, मैंने और लता ने और सौम्या भी थी, सौम्या ने और कुछ और टीचर थे, 5 दिन पचमढ़ी। ऐसा बहुत बड़ा अवसर कभी ज़िंदगी में किसी को मिला नहीं होगा कि सरकारी तरफ से आपको 7 दिन का टूर मिल जाए, वो भी पचमढ़ी में। तो हम लोगों ने वो भी इंजॉय किया, कई लोग थे। इस तरह जीवन की जर्नी चलती रही, आगे बढ़ती रही, और बढ़ते बढ़ते मैं डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट कोऑर्डिनेटर हो गया। वो भी एक सिलेक्शन हुआ, एग्ज़ाम हुआ, और एग्ज़ाम में बैठने का मेरा बहुत शौक है। तो एग्ज़ाम में बैठ गया, पास हो गया, और मुझे बड़वानी जिला में DPC किया। तो मैंने कहा मैं नहीं जाना। 1 साल तक उन्होंने वेट किया कि नहीं जा रहा है, जब वो हार गए कि नहीं जा रहा, तो फिर वो धार में किया। तो मैं धार में ही जो है वो DPC के रूप में मैं 3 साल तक रहा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के रूप में रहता। उसमें काम 6 to 8 सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत काम करना पड़ता है। उसके बाद जो है मेरा कार्यकाल वहाँ डेपुटेशन 3 साल का था, पूरा हुआ तो मैं भोपाल चला गया। और मैं सोच रहा था कि मेरा घर भोपाल में है, मेरे पेरेंट्स भोपाल में रहते थे उस समय, तो भोपाल के आसपास में ट्राई कर रहा था। हालांकि सिटी नहीं जाना बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि स्कूल में हो जाए। तो मंत्री जी का एक दिन फ़ोन आया कि हम आपका ट्रांसफ़र आपकी जगह पे नहीं कर रहे हैं, एक ऐसी जगह पे कर रहे हैं जहाँ आप जाना ही पड़ेगा। तो मंत्री से क्या बोलते, मैंने कहा ठीक है सर, जहाँ आप करेंगे हम चले जाएंगे, नौकरी तो करनी है। और जब आदेश आया तो मुझे ज्ञानोदय विद्यालय इंदौर में कर दिया।
सब आश्चर्य में पड़ गए कि आपने इतना कैसे कर दिया। बहुत से लोग प्रयासरत थे और मेरा हो गया। और तब से चली जर्नी अभी है। आज 12 साल हो गए। इंदौर में एकलव्य विद्यालय में मैं 2015 में आया। 15 में जब आया था तब ये बिल्डिंग बिल्कुल बनी हुई नहीं थी, आधी बनी हुई थी, आधी नहीं बनी हुई थी। एक ये हॉस्टल अधूरा था, एक बिल्डिंग अधूरी थी। लेकिन जैसे मुझे 3 साल का वो भी डेप्यूटेशन था, उसके बाद मुझे एकलव्य विद्यालय में किया, तो सबके सहयोग से हम इसमें आ गए। हमने कहा होगा जो भी देखेंगे तो सारी चीज़ें बनती गई। बहुत सारा आप लोगों का सहयोग रहा, इसमें सभी का सहयोग है। सहयोग का रहा। हम लोग बॉयज़ को इसी कमरों में ठहराया, ऐसे हॉस्टल, गर्ल्स को बॉयज़ हॉस्टल में ठहराया, नीचे स्कूल लगाया। 1 साल ऐसे चलता। एक भी पेड़ यहाँ पे नहीं था, पूरा पत्थर था। आपने देखा हुआ कहीं फोटो अगर दिखाएंगे भूपेश जी यहाँ पे, तो छोटा सा एक पेड़ भी नहीं, एक नीम का पेड़ जरूर था, वो जो अभी चौकीदार बनाया हुआ है, सबसे पुराना पेड़ वही है। एक चौकीदार हमारे साथ था, उसने एक गाड़ दिया था, तो आ गया था, बड़ा हो गया था उसका। तो एकमात्र वो पेड़ यहाँ पे था, काफ़ी पत्थर था। तो जेसीबी से पत्थर निकलवाए, मट्टियाँ डलवाई और फिर बहुत कुछ काम करने का चुकी नहीं आ रहा, तो अवसर प्राप्त हुआ। आज ये स्थिति में है कि आपको अच्छा लगा, क्योंकि आपके बहुत सारे साथी लोग जहाँ भी गए होंगे, बातचीत की होगी, तो बहुत सारे अभी 62 में से लगभग 30 या 33 स्कूल ही फंक्शनल हैं, इनकी बिल्डिंग आधी अधूरी है। बाकी तो कहीं ना कहीं किसी स्कूल में, मिडिल स्कूल में, किसी छोटे से हॉस्टल में लग रहे हैं, धार जिले में। तो ये आपको अच्छा मिला और मुझे अवसर प्राप्त हुआ कि आप लोगों के साथ जब मैं आपको हैंड ओवर कर रहा हूँ तो किया है, तो एक अच्छी स्थिति में है। इसमें आप और बेहतर कर सकते हैं। फिजिकल आपने जितना भी करना था उतना कर सकते हैं और आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पे बच्चों, चूँकि आपको मालूम है कि यहाँ पे पीटीजी के बच्चे थे, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप के बच्चे थे, क्लास 3rd से आते थे। यहाँ पे मैडम लोग थी, जब जी 3रे क्लास से एडमिशन होते थे यहाँ पे। अब समझ लो 3री क्लास का बच्चा कितना बड़ा होता है, वो भी 400-500 किलोमीटर दूर से आ रहा है। उसके पेरेंट्स आते नहीं थे, हम लोग बस भेज के लाते थे। उनको 1-2 साल संभालना, और ना तो कोई अलग से कोई टीचर था, ना कोई अलग से जो है उसके लिए केयर टेकर था, उसके कपड़े धो, उनको परेशान हो, बार बार बीमार हो जाए। फिर मैंने तय किया कि मैं क्लास 6 से ही स्टार्ट करूँगा, और मैंने डिसीजन ले लिया कि नहीं लिया तो फिर मैंने एडमिशन ही 26 से दिया। ऊपर से लिखा पढ़ी होती रही, तो मैंने कहा कि इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, करना हो तो आप अपना स्टाफ भेजो, अपना भेजो तो भी करेंगे। और फिर बाद में उन्होंने भी डिसीजन लिया कि क्लास 6 से यहाँ पर एडमिशन। आज भी जो क्लास 12th में है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो क्लास 3 से आए होंगे, शायद लास्ट बैच होगा, है क्या? हाँ, ये लास्ट बैच होगा जो क्लास 3 से आए, है ना? तो दूसरी बात, तो इस तरह से करते करते रेपुटेशन और काफ़ी अपने आप फैल गई कि बहुत से लोग जो स्कूल के हैं वो भी जानते हैं, और जो लोग वही भी नहीं जानते। आज की स्थिति में आप देखते होंगे, मैडम जुड़ी हुई हैं ग्रुप से, हर प्रिंसिपल परेशान है, पैसा नहीं है, ये नहीं है, कभी ये नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, कभी कुछ भी नहीं है, कभी खाने को पैसा नहीं है, ताला लगा दूँ क्या, बेटर है तो एक लॉक खरीदने के लिए पैसे नहीं है। इस तरह के जो है वो गवर्नमेंट प्रिंसिपल और टीचर लोग पूरे उसमें कर रहे हैं। आज तक पैसा नहीं आया है, आपको मालूम है, मैडम जानती हैं कितना हमने मैनेजमेंट कराया। लेकिन आपने देखा होगा ना, तो खाने की तरफ से कोई शिकायत आई होगी ना, कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं, बिजली का बिल नहीं आया है, सब बंद हो गया, सारी चीज़ें ठप पड़ी हुई सभी स्कूलों में। लेकिन आपने देखा होगा कोई कभी काटने नहीं आया होगा बिजली का बिल, कोई कर्मचारी नहीं कहने आया होगा कि मेरे को तनख्वाह नहीं मिली, मैच कहने वाला नहीं आया होगा कि मुझे कुछ भी नहीं हो, सारी चीज़ें अपडेट है। बच्चों की यूनिफॉर्म भी बढ़ गई हैं, क्योंकि बहुत वेंडर है जो कि अपने को पैसा नहीं मांगते हैं, वो काम करने देते, सर आप टाइम से काम करें। अभी भी हमको 5 लाख रुपए देना है यूनिफॉर्म के, बिल भी नहीं इन्होंने दिया। हमने कहा बिल दे देगा, मैं दे दो भाई, मैं तो चला गया, मैडम से रिक्वेस्ट करूँगा उनको निकाले तो वो निकाल दे। बिजली का बिल करीब 5-7 लाख रुपए के हो गए, ऐसी करीब हो गए, सब मिला के मेरी पर्सनल बेलदारी करीब 15 से 20 लाख रुपए की है। तो वो सब क्रेडिट पे है। क्रेडिट इसलिए है कि आप तो है, तो मैं कहता हूँ कि अब मैं नहीं, आप दे दो जितने भी बिल है। तो अब पैसा आ गया है, मैडम का ख्याल हो जाएगा, तो धीरे धीरे वो तो रूटीन वाला है, सब निकल जाएगा। लेकिन मैं बता रहा था कि कुछ चीज़ें आपकी क्रेडिट पे भी इसमें करनी पड़ती है। फाइनेंशियल मैटर जब हम घर चलाते हैं
कुछ पैसा नहीं रहता तो कहीं ना कहीं क्रेडिट लेते ना, तो आपकी क्रेडिट होनी चाहिए। क्रेडिट जब होगी, जब आप उसको इस्तेमाल सही ढंग से करें, आप उसको जितना आपके पास पैसा है उसको वापस दे दें, उसका मैनेजमेंट अच्छा करें, तभी आपकी क्रेडिट बन जाएगी। तो ये विद्यालय क्रेडिट भी चलता है, और मुझे बिल्कुल भी शक नहीं है कि विद्यालय मैंने अच्छे हाथों में दिया है। और एक चीज़ जो मैं सभी पुराने और नए साथियों से कहना चाहता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चों में अब जो फ़र्क आएगा वो क्वालिटेटिव एजुकेशन का है। क्वांटिटेटिव तो अभी हुआ है, पढ़ा दिया दिखा दिया, लेकिन बच्चों में जो एजुकेशन की क्वालिटी है, क्योंकि आप लोग नए हैं, पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ के सीखना चाहते हैं। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े दिग्गज हम लोग हैं जो कि अब पढ़ लिया, लेकिन बच्चों को कैसे समझाएं। आजकल बहुत मॉडर्न टेक्निक है और बड़ा मुश्किल है बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ाना। इट्स अ वेरी बिग टास्क। आप यदि किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं तो बच्चा आपसे ज़्यादा पढ़ा हुआ है, आपसे ज़्यादा कोचिंग किया हुआ है, उसकी नॉलेज हो सकता है कि आपसे 6 महीने पहले पढ़ रहा हो, उसके माँ बाप सब पढ़ा रहे हैं। तो एक टीचर के लिए बहुत बड़ा टास्क होता है कैसे सर्वाइव करें बच्चों के बीच में। तो उसके लिए नए नए इनोवेशन आपको करने पड़ते हैं, नई नई चीज़ें देखनी पड़ती हैं जो गूगल में नहीं रहती हैं। तो बच्चे सब गूगल देखते हैं, घर में जाके देखते हैं, लेकिन ये आपका सौभाग्य है कि यहाँ पे बच्चे गूगल नहीं देखते। हमने अभी तक तो स्टिक कर रखा है और मैडम भी बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और आप लोग भी रहेंगे तो बच्चों के हाथ में मोबाइल देने की अभी स्थिति नहीं है। उसमें ना तो कोई बच्चे फायदे में रहते हैं बल्कि नुकसान में रहेंगे, क्योंकि मोबाइल जब किसी ने बनाया होगा तो बहुत सी अच्छी चीज़ें जब कोई बनाता है तो उसके डिस्ट्रक्शन कोई देखता नहीं है। तो कभी कभी जब एटम बम बना था तो जो है अल्फ्रेड नोबेल ने कभी नहीं सोचा होगा कि ये हमारे लिए जीवन का सबसे बड़ा दुखदाई होगा। जब हिरोशिमा में बम डाला गया उसी दिन उसने संन्यास ले लिया, और ये नोबेल प्राइज़ की तो सारा पैसा जितना भी उसको मिला था अपने बनाने में, डायनामाइट बनाने में, सारा दिया हुआ आजकल नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है, इसमें अरबों रुपये की राशि है। तो कभी कभी हम कुछ आविष्कार करते हैं लेकिन उसका नेगेटिव ही जो है वो बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर लेते हैं। तो मैं कहना चाहूँ कि आप मोबाइल बच्चों को दूर रखें, और आप जरूर मोबाइल का उपयोग करके अपडेट हों। कैसे पढ़ाएं, सब्जेक्ट को कैसे रोचक बनाएं। आप लोग आए तो पहली बार ही आपको ऑनलाइन पढ़ाई करने का अवसर मिला, ये सब सही लोगों के साथ नहीं था। इसकी ट्रेनिंग मिली, इसकी कोचिंग मिली, और आप लोग बड़ा इजी लोग महसूस कर रहे होंगे। एक चीज़ और जो मैंने सीखी जीवन में बहुत पहले, कि ये आप अपनी काम की रिस्पेक्ट करेंगे तो आप दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। आपको जो भी काम मिला हो, यदि आप उसकी इज्जत करते हैं तो आपकी इज्जत अपने आप ही हो जाएगी, आप लोग इज्जत कमाने की जरूरत नहीं होगी। मुझे लोग यदि जानते हैं, मैं इसीलिए जानता कि मैं किसी घर जाता हूँ, इसीलिए जानता किसी मंत्री के पास जाता हूँ, किसी अधिकारी के घर में कभी नहीं गया, डीसी ऑफिस में साल भर में एक बार जाता हूँ। लेकिन मैं चूँकि काम करता हूँ, मैं समझता हूँ कि मेरा पर्सनल काम है। यहाँ पे मैंने जितने भी काम किया है, कोशिश ये की है कि ये मेरा पर्सनल है, ये स्कूल मेरा पर्सनल है, ये कैंपस मेरा पर्सनल है। इसमें रहने वाले कुत्ते बिल्ली से लेके जानवर पेड़ पौधे भी से मेरे पर्सनल हैं, और इनमें कोई भी किसी प्रकार का, रहने वाले लोग, रहने वाले बच्चे, ये मेरी खुद की संपत्ति है। ये मैंने मानकर इसमें काम किया, हमेशा ही काम किया है। तो आप भी जब भी काम करें तो बड़े आदर के साथ करें और इसका रिस्पेक्ट करें। वर्क का आप रिस्पेक्ट करेंगे, दुनिया आपका रिस्पेक्ट करेगी। नहीं तो बहुत से लोग हैं, बहुत से टीचर होंगे जिनको आप भी नहीं जानते होंगे, जिन्होंने आपको पढ़ाया होगा। आप सोच सोच के रह जाएंगे तो केमिस्ट्री कौन पढ़ाता था, पूछेंगे कौन पढ़ाता था, कौन पढ़ाता था, याद नहीं आता। और कोई हो सकता है आपको स्पोर्ट्स टीचर याद आ जाए, वो सब थे, ज़बरदस्ती ले जाते थे, खिलाते थे। मुझे एक अपने सर अभी भी याद है, दुबे सर, बस भितरवार एक नाम सुना होगा, छोटा गांव है, ग्वालियर जिले का, अभी तहसील हुई है, ग्वालियर जिले जानता हूँ। मेरे फादर सब इंजीनियर थे उस समय, तो उनकी पोस्टिंग थी। पार्वती नदी वहाँ से बहती है, वो भी एक हायर सेकेंडरी स्कूल था। एक नए दुबे जी आए थे वहाँ पे, फिजिक्स के लेक्चर, ये थे 24-25 साल के रहे होंगे, हम भी 10-11-12 साल के रहे होंगे। नदी में उनको तैरना नहीं आता था, तो हम लोग जाते थे तो उनको उठा के पटकते, अपने सिर पे रख के पटकना, कभी पटकना, वो बजाज कर दे। और वो बाद में जब सीख गए तो हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। कभी कभी हम आपस में म्यूचुअल में बच्चे भी बन जाते हैं, टीचरों को भी बच्चे बनना पड़ता है। उनने अगर अपनी प्रोफेशनली ऑब्जेक्टिवशिप दिखाई होती तो शायद तैरना नहीं सीख पाते। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि बच्चों से आपको, आपसे बच्चों को मिलती हैं, और आप
सीखना भी कोशिश करें और सीखें भी। बच्चा क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता, वो आपको मालूम होना चाहिए। एक शर्मा जी का एक वीडियो है, चलो देखते हैं कि उन्होंने एक बच्चे से पूछा कि इफ़ यू हैव वन मैंगो, इफ़ यू हैव वन ऑरेंज, देन आई विल गिव यू वन मोर ऑरेंज, और देन आई विल गिव वन मोर ऑरेंज, हाउ मेनी ऑरेंज यू हैव? बच्चा बोला 4, इंटेलिजेंट था, उसकी फजीती हो गई। नहीं बोला, रिपीट, मैंने आपको पास एक जो है ऑरेंज दिया, एक ऑरेंज और दिया, फिर एक ऑरेंज और दिया, तो बोले आपके पास कितने ऑरेंज हुए? 4। चलो तुम बैठ जाओ, तुम बताओ, आपको एक ऑरेंज दिया, एक ऑरेंज दिया, एक ऑरेंज और दिया, तो आपके पास कितने हुए? उसने कहा सर 3। बताओ कितने हुए? बोले सर 4। तो 4 क्यों हुए तुम्हारे पास? चलिए ओके, यू बाई की 1 बनाना, आई गो 1 another banana, और 1 another more I give you. Then how much, how many banana you have? बोला 3. Why it is 3 and why orange are 4? बोला सर I have already have 1 orange. मेरे घर से अपने आप एक ऑरेंज है। कहने का मतलब है कि हम बच्चों को वो दे रहे हैं कि जो उसके पास है। आप देखिए, यदि आप जो दे रहे हैं वो बच्चे के पास ऑलरेडी तो नहीं है, आप उसको दे रहे हैं तो उसको आपकी शिक्षण, मेरा कहने मतलब आप समझ गए होंगे, जब टीचिंग आप करते हैं तो जरूर देखें बच्चे को क्या चाहिए। अपने बच्चे को हम पालते हैं, छोटे छोटे बच्चों को चालते हैं तो उसकी नीड देखते हैं कि हमारी नीड क्या है, बच्चे की नीड क्या है। ही वांट्स एप्पल, यू डोंट गिव ऑरेंज, है ना? ही वांट बनाना, यू डोंट गेट एप्पल। सो व्हाट actual the need of a child in a education line, we should try to provide them. For that we have to give the intention, we should know them about the children particularly. एक बच्चे को आपको जानना चाहिए कि बच्चे की ज़रूरत क्या है। यहाँ पे जो बच्चे हैं वो अपने घर में यहाँ पे आते हैं, वो अपने घर बार छोड़ के आते हैं। दूसरा सबसे बड़ा दायित्व यहाँ पे 3 दायित्व होते हैं, एक प्रिंसिपल के और टीचर के भी यहाँ पे। पहला तो एडमिनिस्ट्रेशन है, दूसरा टीचिंग है, और तीसरा एक सबसे बड़ा जो दायित्व है वो पेरेंटल है। जब मैं सिलेक्ट हुआ था, इसमें भी मैं सिलेक्ट होकर आया था, आपको मालूम होगा एक विद्यालय में मेरी परीक्षा हुई थी और परीक्षा से पास हुआ और इंटरव्यू दे के आया। तो मैंने जो इंटरव्यू लेने वाले थे वो हमारे साथी थे, तो ज़्यादा नहीं पूछे, बोले सर आप बताएं कि क्या क्या जिम्मेदारी होती है। तो मैंने कहा 3 जिम्मेदारी होती है। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारी है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से आप बच्चों को मैनेजमेंट संभालें, और सबसे बड़ा एजुकेशनल जिम्मेदारी है। तीसरा सबसे बड़ा जो आवासीय विद्यालय में जिम्मेदारी है वो पेरेंटल जिम्मेदारी है। यू आर ए पेरेंट ऑफ ए चाइल्ड, शी इज ए पेरेंट ऑफ द होल स्कूल। मतलब आपको सब चीज़ें देखनी है कि बच्चा बीमार तो नहीं है, बच्चे कोई अस्वास्थ्य में नहीं है, बच्चे को कोई परेशानी तो नहीं है, बच्चे आपके पास आ रहे हैं दौड़ के कि नहीं आ रहे पूछते हुए कि मम्मी मैडम ये हो गया, मैडम ये हो गया, है ना, दीदी ये हो गया, आज ये चाहिए वो चाहिए। तो मैं यहाँ बैठता तो बहुत सारे बच्चे आते थे, तो मैंने परीक्षा स्कूल के बाद यहाँ बैठना शुरू किया, तो बच्चों की लाइन लगना शुरू कर दी। किसी को फुंसी हो गई, किसी को फोड़ा हो गया, किसी के सिर में दर्द है, किसी को चॉकलेट खानी है, किसी को मम्मी से बात करनी है, चल कर भाई मेरे करिए। तो मैं फिर शाम को 5 बजे 6 बजे तक यहाँ बैठता, बच्चों से बहुत प्यार, खाने पीने की सारी व्यवस्थाएँ ठीक है कि नहीं है, आपको सब चीज़ें देखनी पड़ेगी। मतलब योर जॉब इन एकलव्य विद्यालय नॉट टाइम टू टाइम, 10 बजे से 5 बजे तक की जो नौकरी है वो नहीं है। अभी भी इसके बहुत सारे प्रोटोकॉल आ गए हैं, तो उसको फॉलो करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग जो हैं, आप लोगों का भविष्य अच्छा है, क्योंकि आप लोगों की जॉब है बहुत अच्छी है, आपकी स्केल भी दूसरे सर्विसों से अच्छी है। मतलब यदि आप आगे करते जाएंगे तो आपकी स्केल है और आप दूसरे विषय है। और एमए क्वार्टर की जितनी भी थोड़ी बहुत समस्या है वो भी धीरे धीरे पूरी हुई। बहुत सारे लोग आए थे क्वार्टर मांगने के लिए, जितना मैं दे सका उतना मैंने दे दिया। आगे मैडम भी कुछ समस्याएं तो जूझेंगी, क्योंकि समस्याएं अगर जीवन में नहीं है तो फिर कुछ उसका अंत नहीं है। तब तो पानी अगर आपसे जितने ऊपर से गिरता है उतने ही नीचे मदद बनी रहता है। आपने देखा हो कल कल की आवाज़ अगर पत्थर नहीं हो तो नहीं आती। सुसदिया मैडम कविता लिख सकती है इसके ऊपर।
और लिखी भी होगी बहुत सी चीज़ें। कल कल की आवाज़ जो सुंदर अपने को पानी में झरने की आती है, इसीलिए आती है कि झरने कांच टकराते हैं, पत्थर से टकराते हैं। सपाट को रहने दें तो शांति हो जाएगी। जीवन में थोड़ा बहुत उथल पुथल, थोड़ी बहुत उठा पटक होती रहनी चाहिए, आपको रहना चाहिए। तो आप लोग को मेरी तरफ से शुभकामनाएँ, और शुभकामनाओं के साथ साथ मुझे विश्वास है कि मैं विद्यालय में जरूर आता रहूँगा, और आप लोग से मुलाकात हो गई है, परिचय भी है, कोई नया स्टाफ भी आने वाला नहीं है, तो बहुत दिनों तक आप लोग यहाँ रहेंगे, जब तक जाएंगे तब तक रहेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अब आपसे निकलना है तो बहुत बड़ा मुश्किल काम होगा आप लोगों के लिए। फिर भी मैं आप लोगों को पुनः बधाई देता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी बातें बच्चों के सामने नहीं कर सकता था, इसीलिए मैंने आपसे बात करने की कोशिश की। पुनः आप लोगों ने मुझे अंतिम दिन तक यहाँ पे रखने का बड़े मज़ेदार तरीके से और बड़े उत्साहपूर्वक आपने बड़ा आत्मीय स्वागत किया। मेरे को भी एज ए प्रिंसिपल आपने समझा, इसके लिए मैं आप लोगों का हृदय से आभारी हूँ। मेरे परिवार की तरफ से भी आप लोगों को शुभकामनाएँ। मेरी दोनों बेटियाँ बाहर हैं और एक बड़ी आई हुई है, तो बच्चा थोड़ा दिक्कत दे रहा है, इसलिए भी आई, उसे कहा भी जाए कुछ में। फिर भी आपको थैंक यू वेरी मच।